महाराष्ट्र। हाँ, वो उनको तो लग रहा है उनका राज्याभिषेक हो भी गया। यस यस यस। उनको लगता है एक बार शपथ ग्रहण भी हो गया है। Right, another moment with us to talk about a few very, very serious subjects. We have our friend from the Eknath Shinde Sena, that is the Shiv Sena, अरुण सावंत साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। अरुण सावंत साहब नमस्कार। नमस्कार बजाज जी और नंबियार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। एवरी टाइम योर स्पार्क, आपका जो ऊर्जा है वो जबरदस्त दिख रहा है। जबरदस्त। थैंक यू। वंडरफुल सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। अरुण सावंत साहब, तो अब ये क्या चल रहा है? लक्ष्मण हाके साहब फास्ट पे बैठे हैं ओबीसी को लेकर के। वो सामने क्या है, जरंगे पाटिल साहब भी अब कुछ नया शुरू कर रहे हैं। ये क्या, ओबीसी और भुजबल साहब भी बीच में कुछ बोल रहे हैं, तो ये दोबारा शुरू हो गया है ओबीसी वर्सेस महाराष्ट्र वर्सेस मराठा वर्सेस एवरीबडी एल्स। ये किस तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे सर, जरा बताएं प्लीज। बजाज जी, देखिए लोकसभा इलेक्शन खत्म हुआ है, उसके पहले ये जो मराठा और ओबीसी ये दोनों के बीच का जो एक वाद विवाद था वो शुरू था। उस वक्त मराठा समाज के नेता आदरणीय जरांगे पाटिल जी अपनी बातें रख रहे थे, ओबीसी समाज के कुछ नेता छगन भुजबल और अभी जो नए हाके साहब आए कुछ अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हर समाज के नेता को ऐसे लगने लगा है कि मैं भी मेरे समाज के हक के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, ये मुझे बताना चाहिए और पिक्चर में रहना चाहिए। अभी मराठा आरक्षण जो इतने सालों से इशू चल रहा था, मराठा समाज के गरीब वर्ग को न्याय नहीं मिल रहा था, ओबीसी समाज और अन्य वर्ग जो है वो सभी को कुछ ना कुछ परसेंटेज में आरक्षण इस महाराष्ट्र में लागू है। वो आरक्षण कितना है, क्या है, आप सभी लोगों को मालूम होगा, फिर भी मैं एक उसके ऊपर दृष्टिक्षेप डालना चाहता हूँ। जी बोलिए बोलिए। देखिए, इस महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति जो होती है, यानी जिसको एससी कहा जाता है, वो 13% है। अनुसूचित जमाती एसटी 7% है। ओबीसी 19% है महाराष्ट्र में। वीजेएनटी जो है वो 11% है। स्पेशल बैकवर्ड क्लास जो है वो 2% है। मराठा आरक्षण यहाँ पर अभी जो दिया गया वो 10% दिया गया है। टोटल अगर आप आरक्षण देखेंगे तो कुल मिलाकर 62% इस महाराष्ट्र में हो रहे हैं। और केंद्र सरकार का जो ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण दिया गया था वो 10% पकड़ते हैं, तो 72% आरक्षण इस महाराष्ट्र में हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि 50% के ऊपर आप आरक्षण किसी भी स्टेट में नहीं दे सकते हो, लेकिन तमिलनाडु और कुछ अन्य ऐसी राज्य है जहां पर ये दिया गया है, कुछ स्पेशल केसेस में कुछ स्पेशल प्रावधान उनके लिए किया गया है। उसी प्रकार से इस महाराष्ट्र में भी मराठा समाज को न्याय देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने मिलकर 10% जो आरक्षण है वो सभी कायदा और कानून की जो चौकट एक होती है उसके अंदर बिठाकर दिया। वो आरक्षण अब तक टिका हुआ है, उस आरक्षण के लाभ भी तब तक मिलते रहेंगे, ऐसा कोर्ट ने कहा है कि जब तक इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है। तो जो कोशिश मराठा समाज के लिए महायुति सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की ओर से करनी चाहिए थी, वो पूरी दिल लगा के कोशिश की गई और वो अभी तक हम उसमें जीते हुए हैं। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी ऐसा चल रहा है कि ओबीसी समाज के नेताओं को ऐसे लगने लगे कि मैं भी ये जो दौड़ चल रही है उसमें हम भी उसमें शामिल होने चाहिए। अभी तक ओबीसी समाज या किसी अन्य समाज के आरक्षण के ऊपर 1 या आधा टक्का भी आरक्षण को कोई धक्का लगा नहीं है, फिर भी अभी से इन लोग ऐसा माहौल तैयार करे कि ओबीसी समाज के आरक्षण को धक्का नहीं लगना चाहिए, हम लोग ऐसा करेंगे और हम लोग वैसा करेंगे। ये सब बातें फैलाकर इस राज्य में कैसे इस राज्य की शांति भंग हो जाएगी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे जो हाथ है वो कुछ विरोधी पक्ष के बड़े नेताओं का छुपा हाथ इसमें है, ये शंका पूरे राज्य में जनता की ओर से ही उठाई जा रही है। जी तो लेकिन यहाँ पर जी अरुण सावंत जी, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, जो ओबीसी है, और फॉर एग्जाम्पल जैसे लक्ष्मण हाके जी हैं, वो लक्ष्मण हाके जी खुद वो दंगड़ समाज से आते हैं और वीजेएनटी यानी वंचित जाति नोमैडिक ट्राइब से आते हैं। उनका ये मानना है कि आज तक
धनगर समाज का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया गया महाराष्ट्र से, एक भी नहीं है। यहां तक कि राज्यसभा तक में नहीं भेजा गया। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि आज भी पुलिस की जो लिस्ट होती है ना, ये जो VJNT हैं यानी वंचित जाति नोमैडिक ट्राइब्स, इसमें कई कई ट्राइब्स ऐसी हैं सर जो आज तक भी स्पेशली महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में जो अंग्रेजों की क्लासिफिकेशन थी कि ये रॉबर ट्राइब्स हैं, ये चोर उचक्के होते हैं, वो आज तक क्लासिफिकेशन है। मुझे लगता है कि आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके ऊपर एकदम ध्यान देना चाहिए और वो जो पुलिस एक्ट है उसके अंदर एकदम चेंज लाना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। अरुण सावंत साहब, चेंजेस तो लाना ही चाहिए। देखिए, कुछ जमाने पहले ये जो VJNT और भी कोई अन्य जमाती होती थी, उस वक्त उन्हें कोई काम धंधा नहीं मिलता था, तो उस वक्त वो चोरी डकैती ऐसे काम करते थे, क्योंकि ऐसे इतिहास में कई जगह पर मैंने भी पढ़ा है, दिखाया भी जाता है। लेकिन आपको मालूम होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन्हीं लोगों को अपनी सेना में भर्ती करके उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश की थी, और सैन्य में उनको मावड़ा का दर्जा देकर उन्होंने महाराष्ट्र को स्वराज्य स्थापित करने में उनकी सहायता ली थी। अभी ये बात सही कि जो अंग्रेजों के जमाने के कुछ नियम कानून अभी भी है जिसको बदलने की जरूरत है, वो काम केंद्र सरकार का है, और केंद्र सरकार उसके ऊपर धीरे धीरे बदलाव भी ला रही है। ऐसे जो पुराने कानून है, पुराने नाम है, उसमें बदलाव लाने का दौर शुरू हो चुका है सर। ये स्टेट सर, और दूसरी बात आपने कहा कि VJNT जो है, धनगर समाज जो है, उनको विधानसभा में वगैरह आज तक कोई उनको नॉमिनेशन नहीं गया, तो ये बात थोड़ी सी गलत है। काफी विधानसभा नहीं सर, धनगर समाज के MLA आज भी है, हमारे विधान परिषद में है सर, विधानसभा में आज भी वो काम कर रहे हैं एज MLA या MLC। सर, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, आज तक कभी राज्यसभा MP कोई नहीं बनाया। हाँ, पार्लियामेंट देखिए, पार्लियामेंट का कैसे है, जिस पार्टी में जो उस समाज के नेता है उनको न्याय देने की कोशिश हमारी जो NDA सरकार है, राष्ट्रीय हमारी महायुति और हमारी NDA सरकार, इसके लिए कोशिश हर राज्य के हर जाति समाज के लोगों को वहां पर पार्टिसिपेशन देने की कोशिश करती है। बाकी रहा सवाल MVA का या फिर इनकी जो NDA गठबंधन जो है, उसका मुझे कुछ मालूम नहीं कि किसी भी तरीके से मराठा वर्सेस OBC एक बार फिर शुरू हो जाए, मुझको ऐसा लग रहा है, और प्रदीप जी को भी ऐसा लग रहा है, और बाकी दुनिया को भी ऐसा लग रहा है। भुजबल साहब ने जो बोला है, सावंत साहब, भुजबल साहब सेड सब मराठाओं को आप कुनबी डिक्लेयर करेंगे, ये मंजूर नहीं है, यू आर डूइंग इनजस्टिस अगेंस्ट द OBCs, दैट वाज व्हाट भुजबल साहब सेड। और 54 लाख जो नोंदनीकरण किए, बोले कि उस चीज का क्या, कुछ समाज में ये चल रहा है कि वो नोंदनीकरण कैसे कर दिया, उसको कैंसिल कर दो। आज लक्ष्मण हाके जी भी बोल रहे हैं कि आप सबको OBC में डालोगे तो OBC के खिलाफ इनजस्टिस है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अब खुलेआम विरोध होने लगा है। आप सरकार पर यह भी प्रश्न है कि 8 लाख के आसपास ऑब्जेक्शन हरकत जो आया था, उसका आपने क्या किया? बिकॉज भुजबल साहब ने शायद वो मीटिंग में ही सबको पूछा, सरकार से पूछा कि इसका क्या हो गया, और ऑब्जेक्शन होते हुए आपने नोंदनीकरण कैसे किया? तो ये आगे जाके सावंत जी बहुत बड़ा तनाव का विषय बन गया है। बात तो बिल्कुल सही है, 100% का ये बात सही है कि विरोधी पार्टियों की ओर से खास करके OBC समाज के कुछ नेता, जैसे मैंने पहले कहा कि उनमें एक दौड़ लगी हुई है कि हम ये जो OBC समाज का जो मुख्य नेता है वो वहीं बह रहना चाहिए, सारे समाज में मुझे पहला दर्जा मिलना चाहिए। आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन के पहले ये जो छगन भुजबल जी जो हमारी महायुति सरकार में एक मंत्री है, उन्होंने कैसे कैसे बयानबाजी की थी अपना नंबर 1 में रखने के लिए, और हमेशा वो अपने बयानबाजी में बदलाव करते रहते हैं। तो ये ऐसी बयानबाजी इतने सीनियर लीडर ने नहीं करनी चाहिए जिससे दो समाज में तनाव पैदा हो और इस राज्य में गलत परिस्थिति निर्माण हो। जो राज्य आज विकास की ओर बढ़ रहा है, आज आपको मालूम होगा कि जो 2.5 साल पहले इस महाराष्ट्र की जो परिस्थिति थी, हम 5वें नंबर पे थे विकास के नाम पे या इन्वेस्टमेंट के
हिस्से में तो हम आज नंबर 1 पर आ गए। कर्नाटक हो, केरला हो, गुजरात हो, इन तीनों राज्यों को पीछे ढकेल कर आज महाराष्ट्र को इस महायुति सरकार ने पहले नंबर पे लाके रखा है। आज जो डेवलपमेंट और जो विश्वास महाराष्ट्र के ऊपर उद्योगपतियों की ओर से रखा जा रहा है वो उल्लेखनीय है। और ऐसी परिस्थिति में ये जो महाविकास आघाड़ी है वो इस महाराष्ट्र को बदनाम करके किसी भी प्रकार से इस सरकार को अस्थिर करके खुद को वहां पर प्रस्थापित करने की कोशिश करे। आए दिन इस महाविकास आघाड़ी की ओर से बदनामी और झूठा फैलाव इस राज्य की जनता में किया जा रहा है। आप देखेंगे हर दिन इनके सभी नेता, फिर वो शरद पवार जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो या संजय राउत हो, हर दिन सुबह उन्होंने एक खुद का एक एजेंडा रखा है कि रोज आकर जो चाहिए वो आप झूठी बातें जनता में कहते रहो। ग्लोबल नीति के अनुसार जब आप कोई भी चीज 10 बार कहते हो तो उसको लोगों के मन में उसमें फिर सच्चाई लगती है कि हाँ ये बात शायद सच है, इसलिए बार बार कही जा रही है। और यही उनका अभी फिलहाल एक एजेंडा है, क्योंकि दूसरी कोई भी बातें इस महाराष्ट्र में प्रचार के लिए उनके पास बची हुई नहीं है। जो लोकसभा का उनका फंडा था वो फंडा इस विधानसभा में चलने वाला नहीं, ये बात उनको मालूम पड़ी। इसलिए आप स्टडी करो। इस महाराष्ट्र की जनता को भी मैं आह्वान करता हूं कि आप इनकी रोज की बयानबाजी का आप स्टडी कीजिए कि ये क्या बातें कर रहे हैं और क्या बातें हमें सुना रहे हैं। जनता को भ्रमित करने की कोशिश महाविकास आघाड़ी का हर महत्वपूर्ण नेता हर दिन करते जा रहे हैं। लेकिन हमारी महायुति, एक सेकंड, हमारी महायुति जो है, हमारे जो नेता है, हमारे मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री, विकास कैसे किया जाए, फार्मर्स के लिए क्या दिया जाए, गरीब जनता के लिए क्या दिया जाए, विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए अच्छा क्या किया जाए, बुजुर्गों के लिए क्या किया जाए, इसके ऊपर हर दिन काम हो रहा है और हर दिन उसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। पवार साहब का कहना, शरद पवार साहब का कहना है कि आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो कि 400 पार के वजह से एरोगेंस से हार गया सरकार। उनका कहना है कि आप किसान का सेवा नहीं किया इसलिए आप हार गए। He says सोयाबीन फार्मर्स, कॉटन फार्मर्स, ऑनियन फार्मर्स, मिल्क जो प्रोड्यूसर्स है वो अफेक्टेड थे और दिस गवर्नमेंट, दिस महायुति गवर्नमेंट कुड नॉट टेक केयर ऑफ द फार्मर्स नीड्स। बोले फार्मर्स के वजह से हार गए। दैट इज व्हाट शरद पवार और आगे भी उनका कहना कि देयर इज एग्रेरियन क्राइसिस एंड दिस गवर्नमेंट 155 सीट्स अपने आप के लिए बोल रहा है एमवीए इज गोइंग टू गेट 155 सीट्स। सावंत साहब देखिए नाम्बियार जी, जिस प्रकार हमारी जो एनडीए सरकार है उन्होंने लोकसभा में एक घोष वाक्य रखा था कि अब की बार 400 पार। कोई भी हो, विद्यार्थी हो या आम आदमी हो, वो ये चाहता है कि आज के दिन में मेरी जो परिस्थिति है, मेरा जो हुद्दा है उससे ऊपर का हुद्दा मुझे मिलना चाहिए। आज मेरी जो सैलरी है उससे मेरी ज्यादा सैलरी होनी चाहिए। विद्यार्थी ये चाहता है कि आज अगर मुझे 75% मार्क्स मिले तो मुझे 95% या 100% मार्क्स मिलने चाहिए। उसी प्रकार से हमारी जो एनडीए सरकार है उन्होंने ये कहा था कि 300 के बाद भी 400 पार का नारा रखते हैं, क्योंकि हर बार आदमी ने ऊपर देखे ऊंचा सोचना चाहिए लेकिन हवा में ही रहना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, कुछ हमारे जो नेता थे वो अति उत्साही हो गए। जैसे नाम ही लेके मैं बताता हूं आपको, हेगड़े जो थे, आनंद कुमार हेगड़े, उन्होंने ज्यादा उत्साह में आकर उसमें कुछ गलत बातें फैलाई और उस गलत बातों को बराबर इंडी गठबंधन ने पकड़ा और उसका गलत इस्तेमाल किया और लोगों में भय पैदा किया कि अगर ये 400 पार होते हैं तो इस देश की घटना को इन लोग उठाकर फेंक देंगे, बदल देंगे, आरक्षण को रद्द कर देंगे, मुस्लिम समाज को इस भारत से पाकिस्तान में भेजे। मतलब क्या क्या झूठी बातें उन्होंने की और उसमें वो यशस्वी हो गए, सक्सेसफुल हो गए। लेकिन अब हमारी सरकार जाग गई है, हम सब अभी जागरूक है कि कोई भी गलत बयानबाजी नहीं करनी है, उसका क्या असर होता है वो हमने देख लिया। और हमारे मन में कभी ऐसा नहीं था कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने जो घटना लिखी थी, जो घटना आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरा वर्ल्ड उसको रिस्पेक्ट देते हैं, हम भी रिस्पेक्ट देते हैं, हम उसको क्यों बदलेंगे? लेकिन घटना में बदलाव, घटना में थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है। जो बदलाव 80 बार कांग्रेस ने किया वही उन्होंने एक्चुअली 92 बार किया, 92 टाइम। हाँ 92 बार किया और टोटल 106 बार अमेंडमेंट हो चुकी है।
बराबर। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर जो आपने बात कही वो 16 आने ठीक है कि आनंद हेगड़े साहब हो गए, एक वो राजस्थान के भी भाई साहब हैं कोई, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने दो चार है ऐसे, और एक यूपी के थे उन्होंने भी कहा। अब क्या है कि हर एक की जबान के ऊपर तो ताला नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगा सकते। जो आज सर्विंग लोग हैं, जैसे आपने भुजबल साहब की बात करी, चलिए भुजबल साहब कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे, लेकिन भुजबल साहब जो ओबीसी के बारे में अभी बोल रहे हैं, आपको लगता नहीं कि इससे बहुत तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है इस सरकार के लिए? भुजबल साहब मंत्री हैं सर, बहुत सीनियर आदमी हैं, बोलिए सर। सावंत साहब, यही तो बात मैं कह रहा हूं। भुजबल साहब के जो नेता है, उनकी पार्टी के नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, उन्होंने उनको कई बार समझाया है कि आप इस मंत्रिमंडल में सीनियर मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, आपको ऐसी गलत बातें नहीं करनी चाहिए। और अगर फिर भी आपसे रहा नहीं जाता है, आपको अगर आपके समाज के हित के लिए कुछ ज्यादा करना है, तो आप यहाँ पर रिजिग्नेशन दे दो और बाहर फील्ड में जाकर आप खुले हो फिर कुछ भी बात करने के लिए। लेकिन वो दोनों जगह पे रहना चाहते हैं। मैं मंत्रिमंडल में भी रहूंगा और मैं मेरे समाज के हित के बारे में बातें कहूंगा जो सरकार के विपरीत होगी, सरकार जो कर रहा है उससे विरुद्ध होगी। तो ये नहीं चलता है, ऐसा कभी नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी उनको रिस्पेक्टफुली कई बार समझाया है कि भुजबल जी, आपको जो सरकार का जो एक एजेंडा है उसी को आगे चलाना है। हम किसी भी समाज के ऊपर अन्याय नहीं करना चाहते, ना ही मुख्यमंत्री साहब ने कभी ये कोशिश की कि ओबीसी समाज की थाली में जो कुछ खाना है वो उस खाने में से निकालो थोड़ा सा पकोड़ा या और कुछ और मराठा समाज को दे दो, ऐसा कभी नहीं चाहे। जो कुणबी प्रमाण पत्र जो दिया जा रहा है वो आज नहीं शुरू हुआ है, वो कई सालों से दिए जा रहे थे, बीच में कुछ वजह से वो बंद हुए थे, उसी को इन्होंने फिर से कानूनन रूपरेखा देकर शुरू की है। ये बात ओबीसी समाज की जनता को भी समझनी चाहिए और नेताओं ने गलत जो बातें जनता के मन में वो फैला रहे वो बंद करनी चाहिए। उनको सच्चाई क्या है, सरकार क्या कर रही है, वो समझाना चाहिए जनता को और दोनों समाज को एक साथ बिठाकर उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ना कि ओबीसी समाज का मैं नेता बनूं और उसके लिए मेरे समाज में कुछ भी झूठे भाषण करूं, डायलॉग बाजी करूं और मेरे समाज की मेरे पीठ पर ये ले लूं, शाबाशी ले लूं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी, जो एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि अर्बन नक्सल जिस प्रकार से बढ़ गया, तो उस चीज को लेकर कहा कि इफ fighting for the constitution, if fighting for democracy, if Eknath ji wants to call me urban naxal, तो मैं आतंकवाद हूं। Now how do you see the statement? किस कॉन्टेक्स्ट में एकनाथ शिंदे जी ने कहा? बिकॉज एकनाथ शिंदे बहुत बार दोहरा दिया अर्बन नक्सल ग्रेट थ्रेट। सावंत साहब, नंबियार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को इस बात से ये बताना चाहते हैं वो कि अभी कुछ दिनों पहले जो लोकसभा इलेक्शन में जो हुआ, आपने देखा है कि मुख्यमंत्री साहब जो है, इस महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री है, वो किसी एक जाति समाज के नहीं है और ना ही उन्होंने कभी पिछले दो बांधा मेट्रो जो बन रही सभी समाज के लोग उसके अंदर से प्रवास कर रहे, एमटीएचएल जो बन गया सभी लोग प्रवास कर रहे। अभी कल नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ, खास करके बजाज जी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि इस हमारे राज्य में जो महात्मा फुले जन आरोग्य योजना जो है वो 1.5 लाख तक का उसको आरोग्य बीमा होता था। अभी मुख्यमंत्री साहब ने कल ही उसका जीआर निकाल के ये घोषित कर दिया कि 1 जुलाई से इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 5 लाख किया गया है और उसके लिए व्हाइट रेशन कार्ड जिसके पास है उन सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई कुछ भी नहीं देखे कि इसमें मराठी लोगों को ही मिलेगा, हिंदू लोगों को ही मिलेगा, बौद्ध लोगों को ही मिलेगा, नहीं है। मुस्लिम बांधव भी उसमें ये बेनिफिट लेने वाले हैं। मतलब क्या मैं बताना चाह रहा हूं, कुछ इस राज्य में कुछ संस्थाओं ने, प्राइवेट संस्थाओं ने ऐसा काम किया जो नक्सली लोग करते हैं। उसी के लिए मुख्यमंत्री साहब ने किया है कि कुछ प्राइवेट जो एनजीओज है वो अर्बन नक्सलवाद यहाँ पर लाने की कोशिश करे और वो सरकार के विरुद्ध में जनता में बातें फैला रही, सरकार के ऊपर इस प्रकार से अटैक करो, सरकार की इस योजना को विरोध करो, सरकार के उस योजना। अभी वाड़वन बंदर के बारे में भी ऐसे ही हो रहे हैं। वाड़वन बंदर का महत्व जो है इस जनता को बताना चाहिए, क्या क्यों होना चाहिए वाड़वन बंदर, लेकिन उद्धव ठाकरे जी उसको विरोध कर रहे हैं।
आदित्य ठाकरे विरोध कर रहे हैं, संजय राउत विरोध कर रहे हैं, उसको कुछ मालूम है कि ये वार्ड बंदर क्यों बनना चाहिए? वो ये ऐसी बातें कुछ जो एनजीओज हैं, वो एनजीओज उद्धव ठाकरे के इशारे पर करने की कोशिश करे, इसीलिए मुख्यमंत्री साहब ने इस अर्बन नक्सलवाद का वहां पर उल्लेख किया। एक बात तो है सर अरुण सावंत साहब, एक बात तो है, भले ही मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आरामको का प्रोजेक्ट यहां पर आने वाला था, आरामको सऊदी अरेबिया की, जो सऊदी अरेबिया की क्या पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी जो है दैट इज आरामको, $60 बिलियन, अभी तक वहां कुछ नहीं हुआ। अब ये नया प्रोजेक्ट जो है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी मेंशन किया है कि पालघर के पास वाडवन पोर्ट जो है वहां पर एक दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला है, या नंबर 2 पे जो पोर्ट है वो बनने वाला है, तो एकदम लोग खड़े हो जाते हैं आसपास कि ये एनवायरनमेंट को लेकर के गलती है, यहाँ पे पेड़ डिस्ट्रॉय होंगे, पूरा पर्यावरण खत्म हो जाएगा, समंदर खत्म हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को नौकरियां तो चाहिए ना, काम तो चाहिए। अब आप बताएं, अब आप बोलें सर, प्लीज बोलिए। बजाज जी, क्या है वाड़वन बंदर के बारे में मैंने अभी कहा कि अब तक अगर इस देश में आप देखे जाएंगे तो 12 ऐसे प्रमुख बंदरगाह है जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, आयात और निर्यात वो की जाती है। लेकिन हमारे देश के जो बंदरगाह है उनकी जो या अपना डीपनेस जो होता है, मराठी में उसको खोली बोलते हैं, तच्ची खोली, डीपनेस उसका वो 11 है, किसी का 12 है, किसी का 15 है। अगर आपको अच्छे प्रकार से बंदरगाह चलाना है, पोर्ट जो है वो चलाने है, तो उसकी जो डीपनेस है वो 20 मीटर होनी चाहिए, ऐसा नियम है। जहां जहां पे देश में या विदेशों में 20 मीटर की डीपनेस है, वहां पे बंदरगाह सक्सेसफुल होता है, वहां पे बड़े बड़े जहाज का जो आवागमन है वो अच्छी तरह से होता है, बड़े हेवी जहाज वहां पर उतर सकते हैं। तो ऐसा ये जो एक ही जगह है यहाँ पर मुंबई के बाजू में डहाणू स्थित वाड़वन में, जिसकी जो डीपनेस है वो 20 मीटर से भी ज्यादा है, तो पोर्ट बनाने के लिए इससे अच्छी जगह कोई भी नहीं है इस पूरे देश में। तो ये जो बनेगा ना कल, तो बजाज जी ये पूरे देश का सबसे बड़ा पोर्ट होगा, और यहां से आयात और निर्यात जो करने के लिए इतनी बड़ी सुविधा होगी कि देश भर में ऐसा बंदरगाह कहीं पे भी नहीं होगा। इस बंदरगाह के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शुरू में जो ये विरोध हो रहा है वो यही अर्बन नक्सलवाद जो है, कुछ एनजीओज है वो करे, और उस एनजीओज को ये जो विरोधी पक्ष है एमवीए के, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, खास करके उद्धव ठाकरे का जो प्रवक्ता होता है, जो हर दिन सुबह सुबह आके गार्डन में खड़ा होता है, वो झूठी बयानबाजी करता है कि ये बंदर अगर बन जाएगा तो वहां के लोगों को तकलीफ होगी, वहां का जो नैसर्गिक वातावरण है उसमें बदलाव आएगा, वहां के जो समुद्र के अंदर जो जीव होते हैं वो जीवाणु मर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बंदरगाह जब बनने जाएगा तो जो नैसर्गिक जीव है उनके जीव की पैदाश ज्यादा कैसे होगी, उसके सारे उपाय, वहां पे जो भी पेड़ टूटे जाएंगे उसके लिए सारा उपाय, ये जो आजू बाजू का जो एरिया है उसका डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट, ये सब की व्यवस्था सरकार ने की है। और वहां के पूरा डहाणू और आजू बाजू के पालघर जो डिस्ट्रिक्ट है, ठाणा डिस्ट्रिक्ट है, वहां का जो रोजगार है वो इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने वाला है। अगर वो उपलब्ध होता है तो ये जो एमवी है, महाविकास आघाड़ी, वो उसकी कमर टूट जाएगी। इसीलिए वो होने को नहीं दे रहे, वो विरोध करे, लोगों में गलत बातें फैला रहे, क्योंकि इतना अच्छा अगर काम इस महायुति सरकार ने किया तो इनको मुंह दिखाने के लिए भी जगह नहीं रह जाएगी। मतलब ये खुद के फायदे के लिए लाखों लोगों का नुकसान करने के लिए भी ये तैयार है। वहां पे लोगों के मन में जहर फैलाने के लिए घोलने की कोशिश इन लोग कर रहे हैं। लेकिन जनता से मैं अपील करूंगा, खास करके पालघर डहाणू की जनता को मैं आपके इस माध्यम से, आपके इस चैनल से ये बताना चाहूंगा कि ये जो बंदर बन रहे हैं वो देश का सबसे बड़ा और सबसे सुसंपन्न ऐसा पोर्ट बनने वाला। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, आपको भी और पूरी जनता को देना चाहता हूं कि 2022-23 ये जो पिछला अपना आर्थिक ईयर जो है, फाइनेंशियल ईयर,
उसका ही एक सिर्फ एग्जांपल देता हूं। इस सिर्फ एक साल में वस्तु और सेवा जो होती है उसमें टोटल जो निर्यात है, मतलब हमारे देश से बाहर के अलग अलग देशों में जो निर्यात हुई है वो 770.18 अब्ज डॉलर की हुई है। वो क्यों हुई? तो बंदरगाह होने चाहिए हमारे देश में, हमारे मुंबई में, हमारे महाराष्ट्र में। हमारे मुंबई में सिर्फ 2 ही बंदरगाह, एक मुंबई और JNPT, इसलिए ये बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदर है। उसी प्रकार से आयात जो है, इंपोर्ट, वो इंपोर्ट हुई पिछले साल 892.18 अब्ज डॉलर की। अगर ये वाड़वन बंदर बनता है तो हम इसके 10 गुना ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले हैं। उसका फायदा इस महाराष्ट्र की जनता को होगा, इस महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था का होगा। ये जो हमारा देश है, जो आज देश की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है हमारे देश, भारत देश, वो अभी 3री आर्थिक अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। लेकिन कुछ नेताओं के और कुछ पार्टियों के पेट में आज से ही दर्द होने लगा है कि अगर ये वाड़वन बंदर महाराष्ट्र में बन गया तो हमारा कुछ सच नहीं है। हम आज जो सीटें ला पाए वो आगे नहीं ला पाएंगे। इसलिए झूठा जो प्रचार है वो इन लोग कर रहे हैं। वाड़वन बंदर देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बनेगा और आयात निर्यात में 10 गुना बढ़ोतरी होगी। इस महाराष्ट्र को उसको सबसे बड़ा फायदा होगा। सर, लोकल मूवमेंट शुरू हो गई है इसके खिलाफ। बिल्कुल उसका सही। मुकाबला कैसे करेंगे सर, ये बताइए। क्योंकि एक चीज तो है, एक सेकंड सर, मेरी बात सुनने, एक चीज है, मैं दर्शकों के सामने ये बात रखना चाहता हूं। अगर महाराष्ट्र को डेवलप करना है, अगर यहां पर नौकरियां चाहिए, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, आपको एयरपोर्ट्स की जरूरत है, आपको रेलवे की जरूरत है, आपको रेलवे गुड्स कॉरिडोर की जरूरत है और आपको सी पोर्ट्स की जरूरत है। इनफैक्ट जो नितिन गडकरी साहब बोल रहे थे प्रदीप जी कि फ्रेट कॉरिडोर जितना जल्दी शुरू होगा वो सबसे ज्यादा अच्छी बात है, वही चीज सी पोर्ट की बात है। तो मेरा ये कहना है सर, इसके लिए जो भी करना पड़े, फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं आपको ये याद है कि नहीं, आपको तो जरूर याद होगा, जब भाखड़ा नंगल डैम बनने वाला था ना सर, पंडित नेहरू के वक्त, यही आर्ग्यूमेंट पेश की गई थी, यही कहा गया था पर्यावरण के लिए खराब है, ये है वो है। अरे भाखड़ा नंगल डैम की वजह से पंजाब हरित प्रदेश बना और पूरे देश में जो बिजली का उत्पाद हुआ वो पूरे देश को, पूरे नॉर्दर्न इंडिया को, पूरे उत्तर भारत को उसने तब्दील किया, ट्रांसफॉर्म किया। अब आप बोलें सर प्लीज। बजाज जी, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने सारे देशवासियों को, इस महाराष्ट्र की जनता को दिया है आपने। उसी प्रकार से जब बांद्रा वर्ली सेतु बनने जा रहा था, आपको याद होगा, कुछ एनजीओ ने और कुछ पार्टियों ने विरोध किया था कि ये नहीं बनना चाहिए, इससे इस समुद्र के जो जीव जीवाणु है, मछली है, वो मर जाएंगी, कोली समाज के बांधव रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। आज हजारों गाड़ियां वहां से आती जाती है, करोड़ों रुपयों का टोल टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा है, उस टैक्स से सुविधाएं मिल रही देश की राज्य की जनता को। तो ये जो विरोध होता है ना, कुछ गलत लोग गलत बातें जनता में फैलाते हैं। MTHL जब बन गया था उसी वक्त भी ऐसा ही हुआ था। आपको और एक ताजा 1-2 दिन पहले का ही उदाहरण देता हूं। इतना बड़ा पूरे विदर्भ को जिसने अभी चेंज करने वाला, पूरा विदर्भ को चेंज कर दिया, ऐसा स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे अपना ये जो महामार्ग है, समृद्धि महामार्ग, उस समृद्धि मार्ग, इतना लंबा किलोमीटर का, वो 700 किलोमीटर से ज्यादा किलोमीटर का ये महामार्ग, उस महामार्ग के कुछ मीटर के लिए पे कल एक कुछ ये हुआ है, कुछ क्रैक गिरे हैं, तो उसके लिए इन्होंने ऐसा प्रचार शुरू किया कि समृद्धि महामार्ग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। अरे पूरा 700 किलोमीटर से ज्यादा समृद्धि मार्ग क्या टूट गया क्या, या उसको में भगदड़ आ गई क्या? नहीं, कुछ वही बात अभी अटल सेतु के बारे में कही जा रही है। हाँ, तो वही बात अभी अटल सेतु के बारे में की जा रही है कि वहां पर क्रैक पड़ गए हैं, बहुत बड़े बड़े, टूटने वाला है। हाँ, मतलब कितना गलत प्रचार हो रहा है। और सामान साहब, जो दूसरा मेजर प्रोजेक्ट है शिंदे साहब जो डेवलप कर रहे हैं, जो शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे राइट फ्रॉम वर्धा टू सिंधुदुर्ग और नागपुर हाईवे जो बोल रहे हैं,
तो पब्लिक, शिंदे साहब ने कहा कि डेवलपमेंट के लिए मैं पब्लिक के साथ मिलकर उनको जो चाहिए वो करने को तैयार हूं, कॉम्पेंसेशन हो, अलग अलग जगह की व्यवस्था हो, एवरीथिंग, बट स्टिल देयर इज ऑपोजिशन, बट आई थिंक शिंदे साहब इज गोइंग टू गो अहेड विद द प्रोजेक्ट, इट इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। नंबियार जी, जो बातें आपने कही बिल्कुल सही है। उसके ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल बयान दिया कि ये जो चल रहा है वो देश के और इस महाराष्ट्र के जनता के हित के लिए कर रहे हैं। हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, क्योंकि विकास करेंगे तो ही हर आदमी को नौकरी धंधा मिलेगा, उसकी आय में बढ़ोतरी होगी। अगर आप चाहते हो कि इसके मार्ग में बदलाव करना चाहिए तो हम उसके लिए भी तैयार है, लेकिन विकास के कार्य में कुछ लोग, सिर्फ पार्टियां कुछ जो यहाँ की है वो सत्ता में नहीं है, इसीलिए उसको झूठा बता रहे। उस झूठ को जनता ने जागरूक होकर ऐसे लोगों को यहां से भगाना चाहिए। आप जो कहेंगे, आपको जहां से उस रास्ते को बदलाव करना चाहिए, हम करेंगे आपके हिसाब से। इस राज्य की जनता को विश्वास में लेकर, इस देश की जनता को विश्वास में लेकर हम हर विकास का काम करना चाहते हैं, लेकिन विकास का कार्यक्रम जो है वो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि विकास अगर रुक गया तो रोजगार रुकता है। आम आदमी का जो हक है, उस हक को बाधा नहीं आनी चाहिए। ये विचार इस राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी रखते हैं और प्रधानमंत्री जी का भी यही विचार है। तो हम विरोधी पार्टियां, विरोधी दल कुछ भी कहें, नंबियार जी, बजाज जी, हमारा जो सरकार है, हमारी जो सरकार है वो विकास के कार्यक्रम को कभी भी बंद नहीं करेगी, कभी भी रुकाएगी नहीं। विधानसभा इलेक्शन और लोकसभा चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन विकास के कार्यक्रम रुकने नहीं चाहिए। ये मैं आह्वान सभी दलों को करता हूं, तो ही जनता के मन में आप घर करेंगे। सिर्फ झूठ का फैलाव करके आप लोकसभा जीत गए, इसका मतलब विधानसभा आप जीतने वाले हैं ऐसा नहीं है। करेंगे, झूठ का साथ नहीं देंगे और झूठ को लेकर आगे आने वाला विधानसभा भी नहीं लड़ेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ विकास के कार्यक्रम जनता के दिलों तक, घरों तक पहुंचाते रहेंगे। सावंत साहब, एवरीथिंग ओके विद द महायुति, बिकॉज जिस प्रकार से उदय सामंत जी, रामदास कदम तो चाहिए ही, और जिस प्रकार से चल रहा है एक एक बातें, तो कैसे लग रहा है? बिकॉज महायुति में प्रेशर आ रहा है सबको सीट बंटवारे में, आगे विधानसभा जस्ट 2 मंथ्स अवे, कैसे देखते हो नंबियार जी? हाँ नंबियार जी, हमारी जो महायुति सरकार है वो जिंदा दिल 3 पार्टियां एक हुई है और मनसे ने हमें बाहर से सपोर्ट किया है। हमारे तीनों पार्टियों में स्वतंत्र है, हम एक दूसरे की पार्टियों के अपने जो विचार है वो खुले मंडप में रख सकते, और जिंदा दिली, जिंदापन दिखाने के लिए ऐसी बातें बीच बीच में होनी भी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि इस पार्टियों में बात करने के लिए लोग डरते हैं, किसी को बात करने का कोई अधिकार ही है नहीं, ऐसी बातें भी कही जाती। तो इसका आप मतलब ये मत निकालिए कि हम एक दूसरे में लड़ रहे हैं, तो मुझे उस बात का डर नहीं है। मैं भी कभी कभी कहता हूं ना कुछ बातें, उसमें क्या है। लेकिन ये बताएं सर कि क्या आप भुजबल साहब छोड़ के जा रहे हैं, मतलब वो शरद पवार साहब के पास वापस या उद्धव जी के पास वापस, ऐसा कुछ है क्या? बड़ी अटकलें लगाई जा रही, पूछ रहा हूं सर मैं, मुझे बिकॉज़ आई डोंट नो। देखिए, जिसे जाना है उसे कोई रोकेगा नहीं, और जहां पर फायदा है, जहां पर विकास है, जहां पर स्वतंत्रता है, वहां पर हर कोई रहना चाहता है। तो ये भुजबल साहब ने निर्णय लेना है कि कहां पर उनके लिए स्वतंत्र है, कहां पर वो खुलकर बात कर सकते हैं, कहां पर वो राज्य की जनता को विकास करके दिखा सकते हैं। विकास आघाड़ी में जाकर अगर विरोधी पार्टी में उनको बैठना है तो वो खुशी से वहां पर जा सकते हैं, उन्हें कोई रोकेगा नहीं। तो क्या भुजबल साहब 1-2 इंसिडेंसेस में बोलने लगे, नासिक मुझे दे दिया था, दिल्ली से भी फाइनल हो गया था, मगर शिंदे साहब ने शायद अलाउ नहीं किए, बोले ये हमारा सीट है, हम दे नहीं पाएंगे। एक वो इंसिडेंट हो गया। तो सब कुछ होने के बावजूद भी भुजबल साहब को नासिक लड़ नहीं पाए लोकसभा में, और फिर राज्यसभा में अजित पवार जी, सुनेत्रा पवार जी को लड़ाया, वहां पर फिर उनको धक्का लग गया। तो एक के बाद इंसिडेंसेस ऐसे आ रहे हैं, तो कैसे देखते हो आप नासिक वाला सीट को, कैसे देखते हो आप? देखिए नंबियार जी, नासिक वाली सीट हमारी थी, हमारे खासदार वहां पर थे, तो ये सीट हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं और क्यों देंगे? हार और जीत अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जो हमारा है उस हमारे हक के लिए तो हम लड़ेंगे ना।
भुजबल साहब को किसने क्या कहा और किसने क्या वर्ड दिया उसको मैं ज्यादा महत्व नहीं देता हूं, और दूसरों की सीट मांगनी भी नहीं चाहिए उन्होंने। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं सर, इस बार जो वाडवन बंदरगाह जो है वो असल में बनेगा। इस बार आप लोग पीछे नहीं हटेंगे, जैसे आरामको में पीछे हट गए। बजाज जी, बोलिए सर। एक बात मैं बीच में ही आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। नहीं सर, बोलिए प्लीज। आपको और इस देश की और इस राज्य की जनता को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इस देश के ऊपर 50 से भी ज्यादा साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन कांग्रेस के पास दूरदृष्टि की कमी थी। देखिए, वाड़वन जैसा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जिसका डीपनेस 20 मीटर से भी ज्यादा है, ये बात उनको आज तक समझ में नहीं आई, लेकिन इस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस बात को ढूंढ के निकाला, आदरणीय प्रधानमंत्री के सामने ये प्रस्ताव रखा और देश का सबसे डीपनेस जहां पर है ऐसा वाड़वन बंदर पोर्ट बनाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव प्रधानमंत्री के पास रखा और आज वो बनने जा रहा है। और हमें खुशी है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट हमारे महाराष्ट्र में बनने जा रहा है। तो ये दूरदृष्टि हमारे मुख्यमंत्री की है। I really and truly hope it happens. 1 million jobs, सावंत साहब, 1 million jobs, direct, indirect, वहां से निकलने वाले। It's a fantastic employment opportunity for the entire Maharashtra. It will take a long time, Pradeep ji. It's going to take a long time. It's not going to happen overnight. मतलब उसको मिनिमम से मिनिमम 10 साल लगेंगे बनने में। कोई बात नहीं, होगा, लेकिन वो हम उसको शुरू करेंगे और उसको कंप्लीट भी करेंगे। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। अरुण सावंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तरीके से बेबाक तरीके से बात करने के लिए, और भी धन्यवाद। नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Well, I hope it happens. Because the point is, we've always had this stop-go thing in Maharashtra. You know, you start somewhere and then you stop and then you go back and everybody forgets about it. It's even if the work starts here, look at the amount of cyclic effect it will have in the entire Mumbai coastline, where Palghar is concerned, Dahanu is concerned, Mumbai is concerned. You will have entire places cyclically very effective and economically prospering. And our friend Nandakumar Pawar Saab is going to be very, very disturbed when that then happens. you need to give for the locals preferences where jobs are concerned. The fishermen should be employed there. The fishermen should be given and the compensation there. And the port should be made in a proper manner. But I think after a proper study has been conducted on wave patterns, on water patterns, on sea level patterns, so that it does not silt over, just like what has happened to the JNPT, which is now JNPA. The entire port is silted, and there's every possibility that 2 or 3 years later it will have to be shifted because it will be unusable. The point is, running a port is a very, very, very delicate thing and requires vigilance and awareness and hard work of an order that has not been seen in these parts for a long time. Where Eknath Shinde ji or jitne leaders are involved in whichever development projects, we found that even the Samruddhi Mahamarg, nobody complains about lack of compensation because everybody got more than what they expected. Yes, they did. So I think here also the compensation, the wants of the needs of the locals will be totally taken care, because where Eknath Shinde ji is concerned, I'm very sure that he takes care of all these small nitty-gritty things. He doesn't leave it to, because Samruddhi Marg mein, it is Samruddhi in all aspects. The farmers earn, everybody earn, around the entire market, jo bhi hai, everybody has prospered. So we hope that Vadhavan port also will be the similar. Bardwan. Yes. Vadhavan nahi hai sir, Bardwan. So that's it. That's all we've got for you in tonight's show. Aaj ke show mein sirf itna hi. Unfortunately, the gentleman from the BJP could not come because there is a meeting of the BJP at the BJP office right now. Hopefully, we'll have somebody from there when we meet you again right over here on Monday. In the meantime, from both Pradeep ji and me, aap sab logon ko namaskar, Jai Hind,
जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भैया। और वो जो बेल बज गई है ना, घंटी, वो इस बात का अंदेशा है कि वो जो बेल आइकन है उस पर जरा क्लिक कीजिए। राइट, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू। आप सब लोगों को जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।